स्वागत है बच्चों आप लोगों का अपनी ही कक्षा में जिसमें हम लोग वसंत पुस्तक से पाठ 3 बस की यात्रा पढ़ रहे थे और क्रमशः से आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे और क्या क्या होता है ये जानेंगे। लेखक ने आगे क्या क्या वर्णन किया है आज हम पढ़ेंगे। आगे बढ़ने के पहले बच्चों मैं आप लोगों को थोड़ा रिकैप करवा दूं, पीछे हम लोगों ने क्या पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लें। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा आप लोगों को याद आ जाए कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। ऐसे तो आप लोगों ने पुनरावृत्ति अभ्यास घर में किया ही होगा, तो मैं एक बार अपने मुख से सोचती हूँ कि आप लोगों को पूर्वाभ्यास करवा दूँ। तो बढ़ें आगे हम लोग। मैंने आप लोगों को पाठ से अवगत करवाया था और बस की यात्रा में बताया था कि एक विधा है जो व्यंग विधा है और हरिशंकर परसाई ने इसे लिखा है। और मैंने एक संक्षिप्त परिचय भी करवाया था हरिशंकर परसाई से, उनके बारे में आप लोगों को बताया था और बताई हूँ, आप लोगों ने सुना होगा। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा पाठ में वो ये था कि लेखक अपने 5 मित्रों के साथ बस की यात्रा कर रहे थे। बस की दूरी तय करने के बाद उन्हें आगे की दूरी के लिए ट्रेन पकड़नी थी। वापस होने के लिए उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। लोग जो बिन मांगे सलाह देते हैं वे उन्हें इशारा से बताते हैं कि शाम वाली बस में सफ़र नहीं करनी चाहिए। जिस पे लेखक पूछते हैं कि क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं, तो लोगों ने बताया कि बस ही डाकिन है। तात्पर्य था कि बस की अवस्था और व्यवस्था दोनों ही खराब थी। लेखक जब बस को देखे तो उनके अंदर बस के लिए दया उमड़ पड़ी। बस बहुत पुरानी थी, बहुत सारे अनुभवों को समेटे हुई थी। बस को देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि वर्षों चलने के बाद भी आज भी अपनी हिम्मत जुटाकर अपने लोगों के लिए तैयार थी। इंसान जिस तरह बूढ़ा होने के बाद अनुभवी हो जाते हैं और पूजनीय हो जाते हैं, लेखक भी बस को उसी रूप में देख रहे थे। तो ये था आपके पहले पृष्ठ का पाठ की बस की यात्रा का ये शब्दार्थ हैं। ये जो मैं प्रश्न दी थी आप लोगों को, आशा है आप लोगों ने कर लिया होगा, इसे अपनी कॉपी में लिख लिया होगा। ये भी प्रश्न हैं जिन्हें आपको करना था। ये दूसरे पृष्ठ जो दूसरे पृष्ठ में हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है उसका मुख्य बिंदु हम लोग देख लें, समझ लें, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। लेखक के साथ बस के हिस्सेदार भी उस बस पे यात्रा पे जा रहे थे। लेखक ने बस की अवस्था देखकर बस के हिस्सेदार से अप्रत्यक्ष रूप से पूछा कि बस चलती है ना। बस के हिस्सेदार और लेखक के बीच में अप्रत्यक्ष रूप से व्यंग भरी बातचीत हो रही थी। लेखक अपने मित्रों के साथ बस का निरीक्षण करने लगते हैं। बारीकी से जब वे देख रहे होते तो लेखक के एक डॉक्टर मित्र ने उनसे कहा कि बस बहुत ही अनुभवी है। लेखक के डॉक्टर मित्र ने उन्हें यह भी कहा कि बस नई बसों से ज़्यादा विश्वासी भी है, क्योंकि इतने पुराने होकर भी अभी तक यात्रीगण को उनके गंतव्य तक पहुंचाने में समर्थ है। लेखक अपने दोस्तों के साथ बस में बैठ गए। लेखक को जो छोड़ने आए थे वे लोग ऐसे देख रहे थे मानो उन्हें अंतिम विदा दे रहे थे, है ना। लेखक के मित्र जो छोड़ने आए थे उन्होंने मुंह से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखें अभिव्यक्त कर रही थी कि जो भी इस दुनिया में आया है उन सबको दुनिया से जाना भी है। एक दिन मृत्यु कारण नहीं देता, बस एक कारण काफ़ी होता है जाने के लिए। लेखक को बस जब स्टार्ट हुई, मतलब जब शुरू हुई, तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे बस के भीतर नहीं वे बैठे हैं, वो इंजन के भीतर बैठ गए हैं। तो ये था मुख्य बिंदु जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है ना। आगे है
ये टाइप करते समय रिपीट हो गया बच्चों। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा है, 10 तक पढ़ा है, आगे 11 यहाँ है, यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। लेखक के अनुसार बस की हालत दयनीय सिर्फ बाहर से ही नहीं, भीतर से भी थी। बस की खिड़कियां टूटी हुई थी, शीशे लगभग सारे टूट चुके थे। लेखक के अनुसार शीशे जो टूटे हुए थे उनसे लेखक को बचना था, जिसके लिए वे खिड़की से दूर होकर बैठे थे। लेखक के कथनानुसार उन लोगों को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इंजन आगे नहीं होकर उनके सीट के नीचे हो। आप लोग जानते हैं बच्चों कि बस में हमेशा इंजन जो होता है ड्राइवर के सीट के नीचे वाले भाग में होता है। तो यहाँ बस इतनी आवाज़ कर रही है कि लेखक बता रहे हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि उनकी सीट के नीचे इंजन लगाया गया हो। ये आपके पुस्तक के बस की यात्रा पाठ 3, जिसे हम लोगों ने पढ़ लिया है, मैं समझा भी दी हूँ इसके मुख्य बिंदु। ये आगे इसे भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ये आज हम लोग पढ़ेंगे। सॉरी। बस जो थी सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को बॉडी आगे भागी जा रही है। सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। लेखक आगे बता रहे हैं कि जो बस थी, उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि गांधी जी असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन, मतलब असहयोग आंदोलन मतलब जिसमें अंग्रेज़ सरकार के खिलाफ गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया था पूरे हिंदुस्तानियों के साथ मिल कर के, और वो उसमें अंग्रेज़ सरकार को सहयोग न करने का इन लोगों ने ठाना था, है ना। और सविनय अवज्ञा आंदोलन भी जो था वो अंग्रेज़ सरकार के खिलाफ थे। इन दोनों का मैंने आपको एक नोट्स बना करके दिया है, उसे आप लोग पढ़ लेंगे, है ना। और हिस्ट्री में भी आप लोग पढ़े होंगे ये। तो जो लेखक हैं बस को उस समय से जोड़ रहे हैं जब गांधी जी का असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रही थी। तो और इनका कहना ये भी है कि बस को प्रशिक्षण मिली हुई है कि इसका हर पार्ट, हर भाग जो है एक दूसरे से असहयोग मतलब मिलकर काम नहीं कर रहा है। अगर इंजन ठीक से चलता है तो टायर पंचर हो जाता है, टायर ठीक से चलता है तो इंजन में खराबी आ जाती है। कभी सीट लगता है जैसे बॉडी को छोड़कर आगे चली जाएगी, तो कभी इंजन लगता है कि सीट के नीचे आ गई है। तो इस तरह से कोई भी मिलकर काम नहीं कर रहा था और लेखक को ऐसा लग रहा था जैसे असहयोग आंदोलन चल रहा है बस में। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि वे सीट पर बैठे हैं या सीट उनके ऊपर बैठी है, मतलब इंजन में बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही थी। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के दूध की शीशी लगाती है। बस क्या हुई, रुक गई, क्योंकि जो पेट्रोल जिसमें टंकी जो होता है, नीचे एक टंकी होता है जिसमें पेट्रोल डाला जाता है जिससे कि बस अपनी दूरी तय करती है, तो उसमें छेद होने के कारण पेट्रोल गिरने लगा और बस जो है वो रुक गई। अब ड्राइवर ने क्या किया, बाल्टी में पेट्रोल डालकर उसे अपने पास रखा, अपने ड्राइविंग सीट के बगल में रखा और पाइप के थ्रू उसमें इंजन में तेल डालने लगा। अब लेखक जो है अपनी उम्मीद, मतलब अब कुछ ज़्यादा सोचने लगे हैं, यहाँ पे कल्पना कर रहे हैं कि वो सोच रहे हैं कि थोड़ी ही देर में बस की कंपनी का जो पार्टनर है वो इंजन को नीचे से निकाल करके अपने गोद में रख लेगा और उसे बॉटल से, जैसे माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है बॉटल से, वैसे ही उसे दूध की तरह पेट्रोल मुँह में डालेगा। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी।
बस जो है अब थोड़ी सी स्पीड पकड़ रही थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। लेखक जो है वो किसी भी भाग पर उसके विश्वास नहीं कर रहे थे। उन्हें डर लग रहा था, हर पल डरे हुए थे वो। अब मैं ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता है। उन्हें डर था कि कहीं ब्रेक फेल हो गया तो बस कहीं भी जाके खाई में गिर सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता था। जो हालात थे, जो हालत देख रहे थे वो, उसमें यही सब आदमी कल्पना कर सकता था। प्रकृति के दृश्य बहुत ही लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। जब हम रास्ते में जाते हैं तो आसपास जो पेड़ होते हैं दिखते हैं, नदी, पहाड़, पेड़, ये सब दिखते हैं। तो लेखक भी ये सब देख रहे हैं, प्रकृति को भी निहार रहे हैं। बहुत लुभावने थे, लेकिन वो इतने डरे हुए थे कि उन्हें हर पेड़ अपना दुश्मन नज़र आ रहा था। बहुत बड़े बड़े पेड़ थे और उन्हें लगता था कि पेड़ से कहीं बस टकरा गई गलती से भी तो हम सब मर जाएंगे और बस की एक्सीडेंट हो जाएगी। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। वह निकल जाता तो वो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करते, है ना। झील दिखती तो सोचते कि कहीं इसमें बस डुबकी ना लगा ले, कहीं डूब ना जाए हम लोगों को लेकर के। तो बस को इस तरह से देख कर के, इस अवस्था में देखकर लेखक जो है बहुत ज़्यादा डर गए थे। वो मन में तरह तरह के नकारात्मक बातें ही सोच रहे थे। एकाएक बस फिर रुक गई। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। बस जो थी वो फिर से रुक गई। ड्राइवर जो है वो तरह तरह की ढंग अपनाए, उसने उपाय लगाए, बहुत तरह से अपना दिमाग लगाया, लेकिन यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में बच्चों बता दूं आपको कि यह ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाया गया एक जन आंदोलन था। जन आंदोलनों में एक था। इसकी शुरुआत हुई थी 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में। इसका मुख्य उद्देश्य था कि विशिष्ट प्रकार के गैर कानूनी कार्य का सामूहिक रूप से बहिष्कार कर ब्रिटिश सरकार को झुका देना। मतलब हम हिंदुस्तानियों ने, जब हमारे ऊपर अंग्रेज राज्य करते थे, हमारा देश जब गुलाम था, तो हम हिंदुस्तानियों ने उस समय ये ठाना था कि हम लोग उनके जो भी गैर कानूनी कार्य है या जो भी काम ज़बरदस्ती वो करवाते हैं या जो हम लोगों को पसंद नहीं है, उसका हम लोग बहिष्कार करेंगे और उनको झुका देंगे। सामूहिक रूप से मतलब ग्रुप में, समूह में, सब लोग मिलकर, है ना। इसका प्रभाव यह था कि ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए बहुत ही कड़े कदम उठाए और गांधी जी सहित उनके समर्थकों को जेल में डाल दिया। इसमें गांधी जी सबसे आगे थे और उन्होंने ही ये आंदोलन चलाया था। तो उसने क्या किया, अंग्रेज़ों ने क्या किया था कि उनको उनके समर्थकों के साथ जेल में डाल दिया। इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को सोचने पर विवश कर दिया कि भारत की जनता अवज्ञा के लिए तैयार है, उस पर काबू पाना अब मुश्किल है। अवज्ञा मतलब आज्ञा नहीं मानना, है ना। उन लोगों ने सारे हिंदुस्तानियों ने ये ठान लिया था कि अब उनकी कोई भी कहे हुए काम को नहीं करेंगे। वो लोग उसका मन ही मन, कोई हिंसा नहीं करेंगे, कोई मारपीट नहीं करेंगे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, लेकिन उनका बहिष्कार करेंगे, उनकी कोई भी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। और यहाँ अंग्रेज़ सरकार बड़ी मुश्किल में पड़ गई। उनका अब हिंदुस्तानियों पर काबू पाना मुश्किल हो गया था। आंदोलन के जो मुख्य कार्यक्रम थे, मुख्य बिंदु थे, वो थे नमक कानून का उल्लंघन कर स्वयं द्वारा नमक बनाया जाए। वो हिंदुस्तानी जो थे वो नमक कानून जो अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए थे उसका उन लोगों ने अनदेखा कर दिया और अपने नमक बनाना शुरू कर दिए। सरकारी सेवाओं, शिक्षा केंद्रों एवं उपाधियों का बहिष्कार किया जाए। जो भी सरकारी सेवा दिया जाता था, ऐसे तो बहुत ही वो लोग क्रूर थे और बहुत ही नाइंसाफ़ी होता था हम हिंदुस्तानियों के साथ, लेकिन फिर भी जो भी था उसका सब बहिष्कार करने के लिए तैयार थे। महिलाएं स्वयं शराब, अफीम एवं विदेशी कपड़ों की दुकान पर जाकर धरना दें। महिलाओं को आगे किया गया था कि वो लोग इसका जा कर के बहिष्कार करें और धरना दें, मतलब
सबको जागृत करें, कर अदायगी पर रोक लगे। कर मतलब टैक्स, टैक्स पर रोक लगाने के लिए ये सब मुख्य कार्यक्रम आंदोलन में रखे गए थे। और आंदोलन इसके लिए यही था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो उसी तरह से यहाँ पर जो लेखक हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ अब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। मतलब एक एक पुर्जा, एक एक पार्ट जो बस का था वो आपस में सहयोग नहीं कर रहा था और वो ऐसा चाह रहे थे कि बस आगे नहीं चले। लेकिन जो कंपनी के हिस्सेदार थे वो मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे थे लोगों को, क्योंकि कहीं उदास ना हो जाए और कहीं कुछ बोलने न लगे या फिर कुछ बस पे यात्री उतर के चले जाएं या फिर बस नहीं चल पाए। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा कि बस तो फर्स्ट क्लास है, बस अच्छी है और ये संयोग की बात है कि इस तरह की गड़बड़ियाँ हो रही हैं। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। कमज़ोर चांदनी रात थी और वृक्षों की छाया के नीचे बस जो है वो लेखक को बहुत ही दयनीय लग रही थी, मतलब दया करने योग्य लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो अब थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लद कर हम चले जा रहे थे। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हम इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। लेखक को यहाँ पे कुंठा हो रहा है कि वो क्यों इस बस पे बैठ कर के आए और इस बस का अगर यहाँ पे अंत हो गया, मतलब ये बस अगर आगे नहीं जा पाई तो इसकी यहाँ पे हमें दाह संस्कार भी करना पड़ेगा। और इस जंगल में, सुनसान जंगल में हम इसका दाह संस्कार कैसे करेंगे, ये लेखक सोच रहे हैं। तो बच्चों ये था आपका बस की यात्रा का आगे का पार्ट, आगे की पृष्ठ का पन्ना का जो सारांश था जो हम पढ़ रहे थे, है ना, जो लेखक ने लिखा है। ये शब्दार्थ हैं, इसको आप लोग अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि आप लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी हैं कि वीडियो पे कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा है, तो निराश ना हो आप लोग। और जो भी लिखा हुआ है, जो भी मैंने यहाँ पे वीडियो में डाला हुआ है, ये सब आपके नोट्स के रूप में वर्कशीट के साथ स्नैप होमवर्क पे आपको जाएगा और आप वहाँ से इसे कर सकते हैं। प्रश्न उत्तर, प्रश्न देखकर लिख सकते हैं, शब्दार्थ लिख सकते हैं, सारांश लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। शब्दार्थ में पढ़ दे देती हूँ। पहला है असहयोग। असहयोग मतलब होता है मिलकर काम न करना। ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, हिस्सा, भाग, दौर, चक्कर, क्रम, भेदभाव, अंतर, छेद, सुराख, उम्मीद, आशा, भरोसा, रफ्तार, गति, चाल, ब्रेक फेल मतलब चुकना, ढलना, गोता, यहाँ चुकना और ढलना अलग अलग है बच्चों। गोता डुबकी लगाना, तरकीबें, ढंग, प्रकार, इत्तफाक, संयोग, क्षीण, कमज़ोर, दयनीय, दया करने योग्य, लद कर, बैठ कर, प्राणांत, मरना, बियाबान, जंगल, अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार। तो ये आपका शब्दार्थ था, इसे आप लोग लिख लेंगे। ये मैंने इंजन के बारे में लिख दिया। इंजन ऐसे तो आप लोगों ने साइंस में पढ़ा ही होगा। इंजन या मोटर उस यंत्र या मशीन को कहते हैं जिसकी सहायता से किसी भी प्रकार की ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। इंजन की आंतरिक ऊर्जा का उपयोग कार्य करने के लिए किया जाता है। इंजन रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा, पावर एनर्जी, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी और ऊष्मीय ऊर्जा, थर्मल एनर्जी का यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी में बदलने का कार्य करता है। तो ये आप लोगों ने साइंस में भी पढ़ा होगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन का लेखक ने जिक्र किया है। आपके पाठ को, बस की यात्रा को लेखक ने दो विषयों से जोड़ दिया है ना। दो विषयों से जोड़ा गया, एक तो हिस्ट्री से और दूसरा साइंस से। तो आप तो जानते ही होंगे, पढ़े भी होंगे या पढ़ेंगे आप लोग, फिर भी मैं बता देती हूँ। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को, अभी तुरंत समझाई हूँ, है ना।
असहयोग आंदोलन मैं बता दूं आप लोगों को। असहयोग आंदोलन 1 सितंबर 1920 से फरवरी 1922 के बीच महात्मा गांधी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में चलाया गया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई जागृति प्रदान की गई। जालियांवाला बाग नरसंहार आदि अनेकों घटनाओं के बाद इस आंदोलन की शुरुआत हुई। गांधी जी ने अनुभव किया कि ब्रिटिश हाथों से उचित न्याय की संभावना नहीं है। ब्रिटिश सरकार ने राष्ट्र के सहयोग को वापस लेने की योजना बनाई गई। इस आंदोलन ने देश में ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रभाव डाला। यह आंदोलन अत्यंत सफल रहा क्योंकि इसे लाखों भारतीयों का प्रोत्साहन मिला। इस आंदोलन में ब्रिटिश पदाधिकारियों को हिलाकर रख दिया। असहयोग आंदोलन मतलब सहयोग न करना। तो जब हिंदुस्तान अंग्रेज़ हमारे ऊपर राज्य करते थे, क्योंकि हम लोग बर्दाश्त करते थे, हम लोग उनका सहयोग करते थे कहीं ना कहीं। लेकिन जब हिंदुस्तानियों ने ये सोचा कि इनकी करतूतें हद से ज़्यादा बढ़ गई हैं, ये लोग हम पर हावी होते जा रहे हैं, अब ये हमें गुलाम बना चुके हैं, तो धीरे धीरे इन लोगों ने असहयोग करना शुरू कर दिया और बहुत सारे आंदोलन चलाए गए उस समय। उसमें से असहयोग आंदोलन एक था जिसे भारतीयों ने चलाया और इससे ब्रिटिश पदाधिकारियों को हिलाकर रख दिया। अभी जो हम लोगों ने पाठ में पढ़ा आपके बस की यात्रा में, उसके मुख्य बिंदु इस तरह से हैं। मैं पढ़ देती हूँ एक बार, आपको प्रश्न उत्तर करने में आसानी होगी। लेखक अपने दोस्तों के साथ बस में बैठ गए और बस चल पड़ी। लेखक को बस गांधी जी के समय की है ऐसा लगता है। लेखक और उनके दोस्तों को लगता था कि बस असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय नहीं थी और उसे पूरी ट्रेनिंग मिल चुकी थी, क्योंकि बस का हर हिस्सा असहयोग कर रहा था। सीट और बॉडी में सामंजस्य नहीं था। अचानक बस रुक जाती है क्योंकि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ऐसी स्थिति थी कि ड्राइवर को बाल्टी में पेट्रोल डालकर उसे अपने पास रखना पड़ा और पाइप के द्वारा इंजन में पेट्रोल डालना पड़ा। लेखक इतना सब देखने के बाद कल्पना करते हैं कि हिस्सेदार इंजन को अपनी गोदी में रखकर अब प्यार से बोतल से पेट्रोल पिलाएंगे। पेट्रोल डालने के बाद बस की रफ्तार 15 से 20 किलोमीटर हो गई थी। आगे है, लेखक को बस पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उन्हें डर था कि ब्रेक फेल हो सकती है या स्टीयरिंग टूट सकता था। बस जब चल पड़ी तो रास्ते में दोनों तरफ हरे पेड़ और पक्षी लुभावने थे। लेखक को रास्ते के हर बड़े पेड़ अपना दुश्मन नजर आ रहे थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि बस अब पेड़ से टकरा जाएगी। रास्ते में कहीं भी झील दिखती तो लेखक सोचते कि कहीं बस इसमें डूब न जाए। अचानक बस फिर से रुक जाती है। ड्राइवर ने तरह तरह से अपना दिमाग लगाया, लेकिन इस बार बस नहीं चली। बस की सारी मशीनें आपस में असहयोग कर रही थी। माफ़ कीजिएगा, यहाँ सहयोग है, यहाँ असहयोग होगा। कंपनी के हिस्सेदार सबका मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे थे। वह कह रहे थे कि बस बहुत अच्छी है, यह तो संयोग की बात है। कमज़ोर चांदनी रात थी। बस पेड़ की छाया के नीचे खड़ी थी, लेकिन लेखक की कल्पना में बस एक बूढ़ी औरत के रूप में दिख रही है जो थक कर बैठ गई है। लेखक को कुंठा हो रही है कि बेकार ही इस बस पर बैठ कर आए। सोचने का अंत नहीं है बच्चों, और लेखक सोच रहे हैं कि अगर बस नहीं चली तो इस जंगल में इसका दाह कर्म करना पड़ेगा। बस निर्जीव है, इसलिए लेखक ने मनुष्य के हर उस भाव को छूने की कोशिश की है जो मनुष्य अपने लिए सोचता है। अब आपकी बारी। दिए गए प्रश्नों के उत्तर आप लिखेंगे। बस को क्या ट्रेनिंग मिली थी? एकाएक क्या हुआ था? कौन सी घटना घटी थी? लेखक किसे अपना दुश्मन समझ रहे थे? बस जब रुक गई तो कंपनी के हिस्सेदार ने क्या कहा? लेखक को कब और क्या, माफ़ कीजिएगा, ये प्रश्न लेखक को कब और क्या ग्लानि हो रही थी, विस्तार से लिखें। ये यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, इसलिए इस प्रश्न को आप लोग छोड़ देंगे या सुधार लेंगे। यहाँ ग्लानि लिखेंगे। लेखक को कब और क्या ग्लानि हो रही थी, विस्तार से लिखें।
बच्चों प्रश्नों का उत्तर साफ साफ और सुंदर अक्षरों में कॉपी में लिखेंगे। आज के लिए बस। आप खुश रहें, आपका दिन शुभ हो। फिर मिलेंगे। बाय।